हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज तक हमने आपको साइंस में जो कुछ पढ़ाया है उस पे क्वेश्चनों की एक लंबी श्रृंखला का हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ये क्वेश्चन से वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं, सीधे इनका जवाब रहता है और ये आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस साइंस प्रैक्टिस सेट की। तो जैसे हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, वस्तुएं जिस सामग्री से बनी रहती है, हमने आपको बताया था कि द्रव्य उनको कहते हैं, मैटर या द्रव्य, या उन्हीं को हम पदार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है अणु, परमाणु, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुएं जिस सामग्री से बनी रहती हैं उनको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहेंगे कि वस्तुएं जो है उनका जो सबसे छोटा कण होता है उसको आप लोग परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब में आप लोग परमाणु मत दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, वस्तुएं जो बनी रहती है पदार्थ से बनी रहती है, पदार्थ को और डिविजिबल करते जाएंगे तब वो जाकर के परमाणु तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा क्या होगा, पदार्थ होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, हमने आपको बताया था कि हर एक पदार्थ के जो सबसे छोटे छोटे कण होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या गैपिंग होती है, जिसकी वजह से जो गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, जो द्रव होते हैं गैसों की तुलना में वो कम संपीड्य होते हैं, कम दबाया जा सकता है, और जो ठोस होते हैं उनको लगभग नहीं दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको दबाने से वो दबते हैं अगर पदार्थ, तो इसका मतलब क्या है कि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। दोस्तों, हमने आपको बताया था जो पदार्थ की मूल अवस्थाएं होती हैं वो तीन मूल अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, बाकी जो दो अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं आर्टिफिशियल अवस्था होती है, अत्याधुनिक अवस्था होती है, उनको हम आर्टिफिशियली तरीके से प्राप्त करते हैं, ना कि वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक अवस्था वो नहीं होती है। तो जो मूल अवस्थाएं होती है कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों तो मूल अवस्थाएं कहलाती हैं। तो चौथा जल जो है ये पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है, तो इसका कौन सा होगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। दोस्तों, ये जो गलनांक होता है पदार्थ की डेंसिटी पर निर्भर करता है या घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, गलनांक मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो वो पिघलता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक किसका होगा, जो ठोस होता है, ठोस के कण एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको अलग करने में या उनके कणों के बीच की दूरी को दूर करने में, कणों को आपस में एक दूसरे से थोड़ा गैप रखने में क्या करना पड़ेगा, हमें उनको और ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठोस का जो गलनांक होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, द्रव और गैस की तुलना में। तो यहाँ पर किसका गलनांक सबसे अधिक हो जाएगा, ठोस का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको हमने आपको बताया था, जो अवस्था परिवर्तन होता है, ठोस से अगर कोई भी पदार्थ सीधे गैस अवस्था में जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। बी पार्ट है इसका संघनन। संघनन क्या होता है, संघनन जो है जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से कंडेंस होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको संघनन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण तीसरा है। वाष्पीकरण क्या होता है, जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अगला है संगलन। संगलन का मतलब जब कोई ठोस, या मेल्टिंग भी इसको बोलते हैं, जब कोई ठोस क्या करता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं।
तो इसमें से हमसे पूछा गया है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ठोस अवस्था से अगर सीधे गैस अवस्था में कोई कन्वर्जन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ये क्वेश्चन है यहाँ पर, दबाव बढ़ाने से पदार्थ के कणों को क्या किया जा सकता है। हमने अभी आपको बताया था संपीड्यता, पदार्थ का एक गुण होता है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब ये होता है कि अगर उस पर हम बाहर से बल लगाएंगे, दबाव बढ़ाएंगे, तो उसके कण क्या होते हैं, आपस में नजदीक आते हैं और वो दब जाता है। जैसे किसी गुब्बारे में अगर आप गैस भर दीजिए, हवा भर दीजिए, उसके बाद गुब्बारे को दबाएंगे तो क्या करता है, दब जाता है। दबने का मतलब ये हो गया कि उसके कण आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो अब घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दबाव बढ़ाने से पदार्थ के कणों को क्या किया जा सकता है, नजदीक लाया जा सकता है, दूर ले जाया जा सकता है। कभी नहीं, दूर नहीं होंगे, दबाव बढ़ेगा तो दूर नहीं होंगे। कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा सिर्फ हो सकता है ठोस में, कुछ ठोसों में होता है, सभी ठोसों में नहीं होता है। तो लेकिन दबाव बढ़ाने से कणों के बीच में क्या होगा, तो सबसे पहला पार्ट है नजदीक लाया जा सकता है, यही सही है, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 573 केल्विन का समतुल्य तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या है। 573 केल्विन का समतुल्य तापमान डिग्री सेल्सियस में, दोस्तों इसको हमने फिजिक्स के लेक्चर में आपको बताया था। वहां पर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला कैसे जाता है, यहाँ पर हमने आपको फार्मूला एक बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस में हम क्या करें, 273 जोड़ दें तो ये किस में बदल जाता है, केल्विन में बदल जाता है। ठीक है, अब हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो पक्षांतर कर दीजिए, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। ठीक है, अब केल्विन में तापमान यहाँ पर दिया है, रख दीजिए, 573 माइनस 273 बराबर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका तापमान डिग्री सेल्सियस में, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 300 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए। तो किसी गैस को द्रवित करने का मतलब ये हो गया कि चूंकि गैस के अणु क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं और जिग जैग मोशन करते हैं, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उनको द्रवित करने के लिए हमें क्या चाहिए, द्रवित करने का मतलब उनका कैरेक्टर द्रव के अणुओं की तरह होना चाहिए। अब द्रव के अणु क्या होते हैं, उनके अणु आपस में एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। ठीक है, और उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं की तुलना में कम होती है, तो गतिज ऊर्जा को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा को कम करना पड़ेगा, और गतिज ऊर्जा को कम करने का तरीका क्या है, उसका तापमान घटा दिया जाए। ठीक है, तो तापमान क्या करना है, निम्न रखना है, तापमान कम रखना है। और दूसरा चीज, अणुओं के बीच की दूरी को या गैपिंग को और कम करना है, उनको आपस में पास लाना है। तो उसका तरीका क्या है, उनको संपीड़ित कर दीजिए। संपीड़ित का मतलब क्या हो गया, दाब बढ़ाइए। तो उच्च दाब तथा निम्न ताप पर कोई भी गैस क्या होगा, द्रवित हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, उच्च दाब व निम्न ताप पर गैस क्या हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान का यसाई मात्रक कौन सा है। दोस्तों हमने फिजिक्स के लेक्चर में आपको बताया था, जो तापमान होता है उसका यसाई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केल्विन सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु दोस्तों जो होता है वो जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो जिंक और कॉपर के मिश्रण से अगर पीतल बनता है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जिंक और कॉपर का मिश्रण है, मिश्र धातु पीतल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। तो दोस्तों जो विलयन होता है हमने आपको समांगी मिश्रण में बताया था
कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है ताकि वो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाए, ठीक है, तो ऐसे समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। तो जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या होता है, विलयन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समांगी मिश्रण। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, वो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन के कणों का व्यास डायमीटर क्या होता है। दोस्तों ये जो विलयन के कणों का व्यास होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। यानी का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर, ठीक है। तो विलयन के कणों का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में एमएन दे देगा एनएम के स्थान पर, एनएम नैनोमीटर होता है जबकि एमएन जो है कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेस देन 1 एनएम या लेस देन 1 एमएन होगा, तो एमएन जो होता है कोई यूनिट नहीं होता है, यहाँ पर नैनोमीटर एनएम होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 300 ग्राम विलायक में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता क्या है। तो देखिए इसको हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। यहां पर विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय बटे विलयन गुणे 100 परसेंटेज में, ठीक है। अब ये जो विलयन यहाँ पर लिखे हैं, विलयन क्या होता है, विलयन ये होता है विलेय धन विलायक, ठीक है। अब यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी दिया है, विलेय नमक जो है विलेय है कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम नमक हो गया। विलायक कितना है, 300 ग्राम है, तो कितना हो गया 350 ग्राम, ये हो गया आपका विलयन। तो विलयन की सांद्रता यहाँ पर हो जाएगी, सांद्रता बराबर विलेय का मान है 50 ग्राम, विलयन का हो जाएगा 350 गुणे 100। यहाँ पर काट देंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और इसको जब सॉल्व करेंगे 100/7 आ जाएगा। इसका जो मान होता है ये होता है 14.28% में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 14.28%, ठीक है। विलयन की सांद्रता अगर यहाँ पर विलेय और विलायक ग्राम में दिए रहते हैं तो प्रतिशत सांद्रता निकालते हैं, और प्रतिशत सांद्रता निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय के ग्राम की संख्या बटे विलयन ग्राम में गुणे 100, ठीक है। अब विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन के ग्राम आ जाएंगे, और इसको हम विलेय से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा करने पर हमें प्रतिशत सांद्रता मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का विलयन में फैलना कहलाता है। दोस्तों हमने आपको बताया था प्रकाश की किरणें जब किसी विलयन में पड़ती हैं तो विलयन वहां पर क्या होना चाहिए, विषमांग होना चाहिए, ठीक है। विषमांग विलयन में हमने आपको बताया था जब प्रकाश की किरणें विषमांग विलयन के कणों पर पड़ती हैं तो वहां पर क्या होती है, उनके विलयन के कणों से टकरा करके ये क्या करती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो उनके बिखरने से क्या होता है, प्रकाश का पाथ हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये जो प्रकाश का पाथ दिखाई देने लगता है इस प्रभाव को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव से हम विषमांग मिश्रण में सस्पेंशन या निलंबन और कोलाइडी विलयन का हम जो है जांच करते हैं कि जो विलयन है हमारा वो निलंबन है और कोलाइडी विलयन है कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव धन गैस के कोलाइडल को कहते हैं। तो द्रव और गैस का जो कोलाइड
विलेन होता है उसको दोस्तों हम एरोसॉल कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था अपने लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्याही के रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है। दोस्तों इसको हमने अपने केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के वहां पर देख लीजिए। ये इसका सही ऑप्शन होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, स्याही के रंगों का पृथक्करण हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। अगला है, वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रभाजी आसवन। ये भी हमने आपको अपने केमिस्ट्री के लेक्चर में बताया था, तो वहां पर जाकर के इसका आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सुक्रोज के 10.2 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, H2O के 10 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज मोल में दिया है, तो दोस्तों मोल का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे भार के सापेक्ष। ठीक है, तो जो मोल होता है, मोल सॉल्यूशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, मोल ये क्या होता है, पदार्थ का भार बटे अणु भार। ये क्या है, अणु भार। ठीक है, ये क्या है, भार। तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सबसे अधिक भारी है, मतलब ये हमसे भार पूछ रहा है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, भार W इज इक्वल टू पदार्थ का मोल गुणे अणु भार। ठीक है, अणु भार को हम अगर कैपिटल एम से दिखाते हैं तो मोल को हम अणु भार से गुणा करेंगे तो पदार्थ का भार आएगा, वो भी भार किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मोल होता है पदार्थ का ग्राम अणुभार होता है, भार जो होता है ग्राम में ले लिया जाए उसके अणुभार के बराबर, तो वही क्या होता है, मोल हो जाता है। तो भार यहाँ पर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम। ऑप्शन ए है यहाँ पर सुक्रोज के 10.2 मोल। दोस्तों जो सुक्रोज होता है, ये पार्ट है सुक्रोज, इसका फार्मूला होता है C12H22O11, और इसका अगर हम अणुभार निकालेंगे तो अणुभार होता है इसका 342। ठीक है, अब अगर हम इसके 10.2 मोल के कितने भार होंगे, तो 10.2 मोल का भार क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू 0.2 गुणे 342। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 8, 6, एक अंक पे 68.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालते हैं बी पार्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अणुभार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार होता है वो होता है 28। अब अगर इसका हम भार निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा, इसका मोल कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, 2 मोल, तो 2 मोल गुणे 28 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। ठीक है, तीसरा पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है वो 100 होता है, और इसका अगर हम भार निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितने मोल है, 2 मोल, तो 2 गुणे 100 बराबर 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला है H2O के 10 मोल। तो डी पार्ट है H2O। H2O का जो अणुभार होता है आप लोग जानते होंगे 18 है, 18। तो इसका अगर हम भार निकालेंगे W4, इसके कितने मोल हैं, 10 मोल है वहां पर, 10 मोल गुणे 18 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 180 ग्राम। अब यहाँ पर हमने सबका भार निकाल लिया है, आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 ग्राम क्या है, सबसे ज्यादा है। 200 ग्राम किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का भार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद है आयोडीन 131। ये आयोडीन का एक समस्थानिक होता है। आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो 127 होता है, लेकिन यहाँ पर 131 क्या है, आयोडीन का एक समस्थानिक है। ये किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने अभी कल ही बताया था, इसके पिछले लेक्चर में, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 में बताया था, समस्थानिकों में हमने बताया था उनके प्रयोग में, कि आयोडीन के समस्थानिक का जो प्रयोग होता है
वो घेघा रोग से संबंधित रोगों के उपचार में किया जाता है और थायराइड के उपचार में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ होता है? थायराइड विकार में। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों अभी हमने यहाँ पर मोल के कॉन्सेप्ट में बताया था ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होता है। मोल जो होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार होता है, और भार किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो 1 मोल को हम 1 ग्राम अणुभार भी बोलते हैं। यहाँ पर मोल को क्या बोलते हैं? ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार का मतलब क्या है? अगर हम किसी पदार्थ की मात्रा को उसके अणुभार के बराबर ग्राम में ले लें तो वो क्या हो जाएगा? उसका 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ का जो ग्राम अणु द्रव्यमान ये पूछ रहा है, मतलब ये पानी का 1 मोल के बारे में पूछ रहा है। और पानी का 1 मोल कितना होगा? अगर उसके अणुभार के बराबर ग्राम में हम उसका द्रव्यमान ले लें तो पानी क्या होता है? H2O। इसका आप अणुभार निकालिए, हाइड्रोजन 2 है तो 2 धन ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा अणुभार? 18। अब इस 18 अणुभार के बराबर हम क्या ले लें? इसका द्रव्यमान। तो W बराबर कितना ले लीजिए? 18 ग्राम ले लीजिए। तो यही क्या हो जाएगा? उसका ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा, या उसका 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, पानी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 18 ग्राम सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोला था। दोस्तों हमने आपको बताया था थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, उस परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वह एक धनावेशित गोला होता है, बिल्कुल तरबूज मॉडल के अनुसार। तरबूज में क्या होता है? उसके जो लाल पार्ट होते हैं, लाल पार्ट एक धनावेशित गोले के रूप में माना था, और तरबूज के जो बीज होते हैं उसमें काले काले बीज धंसे रहते हैं, वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में उसी में धंसे रहते हैं। तो इसमें क्या है? परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए जो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, इसको हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार ये होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीजन का 1 मोल लें तो ऑक्सीजन का 1 मोल का भार ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 1 मोल का भार कितना है? 16 ग्राम है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मोल होता है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। तो 1 मोल का भार का मतलब क्या हो गया? ये 1 मोल में कितने आते हैं? ऑक्सीजन के 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणुओं का भार है। परमाणुओं का भार ये हो जाएगा कितना? 16 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं तो इतने परमाणुओं का भार है। तो यहां पर पूछ क्या रहा? ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो यहां पर 6.023 गुणे 10 घात 23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो 16 ग्राम है। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान जो हो जाएगा ये होगा 16 बटे, इससे डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के 6.023 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, ये ग्राम में आ जाएगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 16 बटे 6.023 गुणे 10 की घात 23 ग्राम, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 281 देखेंगे तो नियमानुसार सही है, इनका क्रम बिल्कुल सही है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन
अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके आगे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बोर मॉडल के अनुसार ये व्यवस्थित किया गया है इलेक्ट्रॉनों को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तत्व को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है, और परमाणु संख्या जिसकी होगी वही वो तत्व होगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 8 10 1 11, 11 आया, मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई है, 11 हो गई है, और परमाणु संख्या 11 किस तत्व का होता है, सोडियम का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। अगला प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में हम ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। ड्यूटेरियम क्या है, एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम से हम क्या करते हैं, वहां पर पहले भारी जल बनाते हैं, फिर भारी जल को हम वहां पर शीतलक या मॉडरेटर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न चित्र में से कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। तो परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन जानने के लिए उसकी कक्षाओं में KLMN नाभिक की तरफ से शुरू होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम काउंट करेंगे और उसी के आधार पर बता देंगे कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहले हम बता देते हैं, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो K जो होता है सबसे पहली कोष होती है। यहाँ पर पहला फिगर देखिए, नाभिक के बाद जो पहला सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके अनुसार कितना होना चाहिए, 2 है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इसमें भी पहले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके बोर के मॉडल के परमाणु मॉडल के अनुसार ही व्यवस्थित है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लीजिए, यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे कोष में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या हो गया, यल में 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, जबकि यल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास तत्व है वो X है, उसके ऊपर दिया है धनावेश 3 है। ठीक है, X के ऊपर 3 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर एक चीज दिया है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, द्रव्यमान संख्या कितना है, 27 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। न्यूट्रॉनों की संख्या यह है 14। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में, केमिस्ट्री के चौथे लेक्चर में हमने आपको बताया था, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में जो द्रव्यमान होते हैं न्यूक्लियन, उनको एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है, हम फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, पहले प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या अगर निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा प्रोटॉनों, हम प्रोटॉनों की संख्या को अगर यहाँ से P से दिखा देते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या को N से दिखा देते हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या P बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 27 है हमारा और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। तो 14 घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 13।
13 आ गया परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब जो प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी परमाणु में, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गई, ये क्या हो गई है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और वो कितनी हो गई है, 13 हो गई है। अब यहाँ पर हमको दिया क्या है, जो हमारा परमाणु है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, यक्स जो है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब जो परमाणु था उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर 3 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि उस परमाणु ने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है, वहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 थी, 13 में से, तो यहां पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या x की पावर 3 पॉजिटिव, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक चीज ख्याल रखिएगा, यहाँ पर परमाणु में नहीं पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आयन जो है 3 धनावेश है, तो वहां से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयोजकता। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। देखिए, एक संयोजकता यहाँ पर +1 या -1 नहीं दिया है, तो क्या होगा, एक संयोजकता 2 वर्ग में होता है, एक फर्स्ट ए वर्ग होता है, एक हैलोजन फैमिली होता है। ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग में क्या होता है, +1 होता है, और हैलोजन फैमिली में -1 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन से लेकर के लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ठीक है, ये सब होते हैं। और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इनकी +1 होती है, -1 होती है। यहाँ पर +1 और -1 नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट ए के बोलते तो यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं हैं, और ये सब क्या है, अधातुएं हैं, गैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, वो धातु या अधातु दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 दिया। अभी हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो क्या होगा, दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, और ये कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है। ठीक है, और क्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये बड़ा रहेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या ये दिया है 16। तो यहां से हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात होता है, तो वही उसका तत्व का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर हम पहले परमाणु भार निकालेंगे, तो परमाणु भार ये बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, जोड़ दीजिए 15 धन 16, कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो तत्व X है, तो X को कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो नीचे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखते हैं 15 हो जाएगा, और ऊपर उसका परमाणु भार लिखते हैं 31 हो जाएगा। तो 15x 31, देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, 15x 31। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि, रदरफोर्ड का
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो अगर आप नहीं देखे तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में समझाया, उसको देखिए फिर इसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग ने क्या दर्शाया था, यहाँ पर 4 उसके कंक्लूजन दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया था। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, वो सिर्फ धनावेश के प्रति ही प्रतिकर्षित हो सकते हैं या फिर उसी से ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉनों के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर पहला तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन ये पहला नहीं होगा। और दूसरा है नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फा कण प्रकीर्णन में क्या था, कुछ कण क्या थे, सीधे गए, सीधे जाने के बाद जो सोने की फॉइल थी, सोने की जो पन्नी थी, वहां पर सीधे जाने के बाद बिल्कुल 180 डिग्री पर वापस आ गए थे। ठीक है, तो जो कण जाने के बाद 180 डिग्री पर वापस आ गए थे, वहीं से यहाँ पर कंक्लूजन निकाला था रदरफोर्ड ने कि जो अल्फा कण होते हैं पूर्ण धनावेशित होते हैं और धनावेश 180 डिग्री पर वापस आ रहा है, इसका मतलब वहां पर प्रबल धनावेश और द्रव्यमान उपस्थित है। यहाँ पर तो छोटे से आयतन में परमाणु का पूरा द्रव्यमान तथा धनावेश उपस्थित होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। इसी कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने ये दिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है। और अगला है नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों के संबंध में अल्फा कण प्रकीर्णन से कुछ भी नहीं बताया गया था, उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगला है परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर कुछ अल्फा कण या सबसे ज्यादा संख्या में अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना इधर उधर वितरित हुए या अपने मार्ग से विचलित हुए क्या हुए थे, सीधे निकल गए थे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा संख्या में थे, इसका मतलब कंक्लूजन यही निकाला गया था कि जो परमाणु में रिक्त स्थान होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन बी है, दूसरा और चौथा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी। संयोजकता दोस्तों हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था, तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, यहाँ पर कभी कभी आपको एक्स्ट्रा डाटा दे देता है कुछ एक्स्ट्रा संख्या में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर हमें न्यूट्रॉनों से क्यों कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 4 न्यूट्रॉन दिया है, लेकिन इसका हमें कोई भी प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या दी है इसी से हमें अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या की किसी भी परमाणु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या 3 है, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर संयोजकता पूछ रहा है, इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। बीच में नाभिक, पहले कोष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगले कोष में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये परमाणु क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यहाँ से रिलीज कर देगा और अपना एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेगा 2 का, जो कि हीलियम का होता है। ठीक है, हीलियम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम का नाभिक क्या होता है, एक्रिक गैस में एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संरचना में आता है। ठीक है, तो हीलियम के नाभिक को प्राप्त करके अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेगा। अतः ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से चूंकि उसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता ये हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी संयोजकता 1 सही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। दोस्तों ये जो आगे हम फिर
क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेकर आएंगे, नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आज में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।